नमस्ते बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पाठ 4 भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले भाग में हमने कोण एंगल्स के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और ये भी देखा था कि एक कोण का अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है। अब मैं आपको इन्हीं कोणों से बनने वाले कुछ बहुभुज के उदाहरण दूंगी, जिनमें से हम सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे कि ये जो शब्द है, दिस वर्ड ट्रायंगल, और ये जो शब्द है त्रिभुज, आप इन शब्द में ही यह देख सकते हैं कि त्रिभुज का मतलब क्या होता है। चलिए इसको दो पार्ट में लिखते हैं। त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब होता है 3 और भुज मतलब होता है भुजाएं। मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, वह बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। अब इंग्लिश वाले वर्ड को ब्रेक करते हैं। ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मतलब जैसे हमारा तिरंगा होता है ना, ट्राई कलर इंग्लिश में बोलते हैं, तो ट्राई मतलब क्या होता है? 3। जैसे हमारे तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं। कौन से? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। गुड। सो इसी तरह ट्राई का मतलब है 3 एंड एंगल जो हमने पढ़े हैं कोण। सो दैट मीन्स एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, वो ट्रायंगल कहलाता है। तो यदि हम इन दोनों पार्ट्स को देखें तो हमें इस पूरे ट्रायंगल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन मिलेगी। तो चलिए ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखते हैं। त्रिभुज और ट्रायंगल। सबसे पहले त्रिभुज, 3 भुजाएं। 3 भुजाओं वाले एक बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। वास्तव में एक त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। अब सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कैसे? चलिए, हमने भाग 2 में जब बहुभुज पढ़ा था तो हमने एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन देखी थी कि बहुभुज क्लोज्ड होता है, मतलब एक जो पॉलीगन होता है वो बंद होता है। ठीक है ना? तो अब आप सोचिए कि क्या 2 लाइंस को मिला के आप किसी फिगर को क्लोज कर सकते हैं, किसी आकृति को बंद कर सकते हैं? ट्राई करते, देखिए। ये मैंने एक रेखाखंड बनाया और यह है दूसरा रेखाखंड। क्या इन दोनों रेखाखंडों से एक बहुभुज बना? बिल्कुल नहीं। ये तो 2 ही रेखाखंड है और
दो रेखाखंडों को जोड़ने से एक बंद आकृति नहीं बन रही, इसलिए यदि हमें इसे बंद करना है तो मुझे एक और रेखाखंड की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी ना। तो 3 रेखाखंडों से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? जैसे मैंने इन शीर्षों के नाम दे दिए, ए, बी और सी। तो यह जो आकृति बनी, इस आकृति को मैं त्रिभुज कहूंगी। यही कारण होता है कि त्रिभुज एक सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। चलिए, अब मैं एक त्रिभुज बनाती हूँ। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि एक त्रिभुज कम से कम 3 रेखाखंडों से मिलकर बनेगा, तो आपको पता है यदि मैं रेखाखंडों को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से विस्तृत करूं तो वो रेखाखंड एक रेखा बनती है। तो यहाँ पे मैंने ये एक रेखा बनाई, दूसरी ये वाली लाइन और थर्ड ये वाली लाइन। इस वाली लाइन के इस पॉइंट को मैंने लिखा ए, जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, और इसी तरह जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको लिखा पॉइंट बी, और इस पॉइंट को लिखा पॉइंट सी। अब इन तीनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से जो आकृति बन रही है, ये वाली आकृति, ये आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में कितने रेखाखंड हैं देखते हैं। मैं रेखाखंड को डार्क कर देती हूँ या हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इसका मतलब पहला रेखाखंड ए बी, दूसरा रेखाखंड बी सी और तीसरा रेखाखंड सी ए। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, तो फिर या तो मैं इसे लिखती हूँ त्रिभुज, क्या नाम है इस त्रिभुज का? ए बी सी। ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा है ना जैसा हमने पिछले भाग में एंगल्स को नाम दिया था। बिल्कुल। अब आप देखें कि इतना बड़ा लिख रहे हैं हम त्रिभुज। अब क्या इस इतने बड़े वर्ड के लिए हम कोई सिंबल यूज कर सकते हैं? देखते हैं। देखिए, ये जो त्रिभुज है इसके लिए मैं एक छोटा सा सिंबल, एक संकेत बना रही हूँ इस तरह का, और आगे एज इट इज ABC लिख रही हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज को नामांकित कर सकते हैं, और सांकेतिक भाषा में ट्राइंगल ABC, इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज ABC या फिर ट्राइंगल ABC। सो दिस इज द सिंबल। अब हम यह देखेंगे कि इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब नाम ही बता रहा है त्रिभुज, 3 भुजाएं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इन तीनों भुजाओं के नाम मुझे बताइए। चलिए सोचिए। अभी मैंने बताया था ना रेखाखंड, तो रेखाखंड बताइए। एक त्रिभुज के रेखाखंडों को ही उस त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। चलिए, तो त्रिभुज की भुजाएं लिखते हैं इस तरफ। इस त्रिभुज की भुजाएं, पहली भुजा AB। अच्छा, ये सिंबल किसका होता है? हमने पहले पढ़ा है। सोचिए, रेखाखंडों को अंकित करने का। तो AB
दूसरी साइड BC और थर्ड साइड है CA। तो यह तीन हमारे ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC की भुजाएं हुई। अब हम उस तरफ इस ट्राइंगल की हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ट्रायंगल, त्रिकोण। तो अब हम इस त्रिभुज के कोण लिखेंगे। चलिए, कोण को एक छोटे से वक्र से हम शो करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट भाग में किया था। अब देखिए, यह मैंने एक वक्र बनाया, छोटा सा कर्व इधर और यहाँ पे। अब मैं इन तीनों एंगल्स को यहाँ पे मेंशन करूंगी, लिखूंगी। देखिए, पहला एंगल A, दूसरा एंगल B और तीसरा एंगल C। तो ये सारे तीनों इस ट्राइंगल के कोण हो गए। अब आप किसी भी ट्राइंगल के कोण और उनकी भुजाओं को अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि जब आप ट्राइंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो उसका सिंबल आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। बार बार त्रिभुज ना लिखना हो तो ट्राइंगल ABC। ये बात हुई इसकी भुजाएं और कोणों के बारे में। अब हम किसी भी ट्राइंगल के अभ्यंतर और बहिर्भाग, जैसे हमने बहुभुज के देखे थे ना, इंटीरियर अभ्यंतर और एक्सटीरियर बहिर्भाग। अब ट्राइंगल भी तो एक बहुभुज है, इसका मतलब ट्राइंगल के भी इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है। अब जैसे कि हमने इससे पिछले वाले भाग में जब कोणों को लिखना सीखा था, तो हमने देखा था कि किसी भी कोण को, किसी एंगल को जब हम विशिष्ट रूप में लिखते हैं, स्पेसिफिक बना के लिखते हैं, तो हम उसके शीर्ष को बीच में लिखते हैं और साइड में एक एक बिंदु को रखते हैं। कैसे? जैसे एंगल A को क्या लिख सकते हैं? A बीच में आना चाहिए तो साइड से स्टार्ट करते हैं, BAC। तो एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं? BAC। एंगल BAC। और एंगल B को क्या लिखेंगे? सोचिए, ABC। एंगल ABC। अब रहा एंगल C। अब C को क्या लिखेंगे? BCA। एंगल BCA। अगर आप कुछ ध्यान से नोट करें तो एंगल A के मध्य में A है, B के मध्य में B है और C के सेंटर में C है। तो यही ट्रिक होती है किसी भी एंगल को विशिष्ट रूप से लिखने की, कि उसके वर्टेक्स को, उसका जो कॉर्नर शीर्ष होता है वो बीच में आना चाहिए। अब इस ट्राइंगल के 3 शीर्ष हैं, उसके नाम बताइए। शीर्ष मतलब कॉर्नर्स। कौन से हैं इस ट्राइंगल के शीर्ष? अगर हम इस त्रिभुज के शीर्ष लिखें तो वह होंगे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। A, B और C इसके 3 शीर्ष हैं। बच्चों, अब जैसे कि हमने भाग 2 में देखा था कि एक बहुभुज के 3 क्षेत्र होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। उस बहुभुज का इंटीरियर, अभ्यंतर, एक्सटीरियर, बहिर्भाग और एक पॉइंट होता है जो उसकी परिसीमा, उसके बॉर्डर पे लाई करता है, बॉर्डर पर होता है। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज भी तो बहुभुज है, मतलब त्रिभुज के भी हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं।
देखिए ये एक ट्राइंगल बनाया। चलिए इस ट्राइंगल का नाम बताइए। इसके 3 शीर्ष क्या है? P, Q, R। इसलिए इस ट्राइंगल का नाम भी क्या हुआ? ट्राइंगल PQR। देखिए मैंने सिंबल यूज किया ना ट्राइंगल लिखते वक्त। ओके, अब हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर अभ्यंतर और एक्सटीरियर बहिर्भाग में कौन सा पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पर, दूसरा पॉइंट लिखा यहाँ और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। चलिए आपने बहुभुज में सीखा है ना कि हम किसी भी बहुभुज का इंटीरियर, अभ्यंतर और बहिर्भाग कैसे लिखते हैं। चलिए आपने जैसे बहुभुज में सीखा था ना कि किस पॉइंट को हम अभ्यंतर में बोल सकते हैं और किस पॉइंट को बहिर्भाग में, एक्सटीरियर में, तो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए इस त्रिभुज के रीजन के अंदर है, इसका मतलब इंटीरियर में है। तो पॉइंट ए अभ्यंतर में स्थित है, मतलब इंटीरियर में स्थित है। अब मैं यहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे रही हूँ। डैश पॉइंट बहिर्भाग में है, मतलब एक्सटीरियर में है। चलिए आप ज्ञात कीजिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्सटीरियर में स्थित है। देखिए क्या ये पॉइंट ए है, बी हो सकता है, क्या ये पॉइंट सी होगा। बाहर, इस त्रिभुज के बाहर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। अब एक और रीजन होता है जो उस त्रिभुज की बाउंड्री पे होता है। देखिए इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है जो इसके पर स्थित है? पॉइंट बी। त्रिभुज पर स्थित है। तो एक त्रिभुज के हमने कितने रीजन पढ़े? 3। फर्स्ट इंटीरियर, अभ्यंतर, सेकंड बहिर्भाग, एक्सटीरियर, और स्वयं त्रिभुज पर। ओके, वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी हमारे डायग्राम का। इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लिख सकते हैं, उसकी साइड्स मतलब भुजाएं अंकित कर सकते हैं और उसके कोणों को नाम स्वरूप लिख सकते हैं, और उस ट्राइंगल को शॉर्ट फॉर्म में इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। और आप उस आकृति के अभ्यंतर, बहिर्भाग और उस आकृति पर स्थित पॉइंट्स को भी इजीली बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ट्राइंगल टॉपिक। अभी पढ़ा हमने त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला बहुभुज। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। नाम से ही पता चल रहा है ना, चतुर्भुज। चतुर मतलब 4 भुजाओं वाला बहुभुज। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल को, त्रिभुज को स्टार्टिंग में क्या बोला था? डेफिनेशन जब हमने ट्राइंगल्स की लिखी थी कि 3 भुजाओं वाले बहुभुज को ट्राइंगल कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज, अब आप खुद बना सकते हैं चतुर्भुज की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, जैसे हमने ट्राइंगल्स की बनाई थी। अच्छा, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये जो वर्ड है ना क्वाड, ये आप आगे पढ़ेंगे कि ये एक वर्ड से आया है,
क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसलिए ये जो वर्ड है ये हमें सजेस्ट करता है कि क्वाड मतलब 4। ठीक है, अब हम सबसे पहले चतुर्भुज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल्स को किया था। ठीक है, चतुर्भुज मतलब तो ये वाला वर्ड हमें क्या बता रहा है, 4, और भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं, भुज मतलब भुजाएं। तो अब हम इसकी मदद से इसकी परिभाषा फ्रेम करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हमारी चतुर्भुज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, और अब इसकी परिभाषा। चलिए, ट्राइंगल की क्या लिखी थी, 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज फोर साइडेड पॉलीगन क्या कहलाता है, 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। मतलब 4 साइडेड पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं वाला एक बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब हम एक चतुर्भुज बनाते हैं और ये भी देखते हैं कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं को लिखने की या फिर उस चतुर्भुज का नाम लिखने की क्या विधि है। चलिए, एक चतुर्भुज मैं किस तरह से लिख रही हूँ इसके शीर्ष, उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको विधि अपने आप समझ आ जाएगी। A B C D, ठीक है। इसकी 4 भुजाएं हैं और 4 ही कोण हैं, जो यह बताती है कि ये बहुभुज, ये आकृति चतुर्भुज है। चलिए इसकी भुजाएं लिखते हैं। जैसे हमने ट्राइंगल्स की लिखी थी वैसे ही अब आप नाम बताइए कौन सी भुजा है। पहली AB, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी DA। अब हम भुजा के बाद क्या लिखते हैं, कोण, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। पर हम अब इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अब हम इसको स्पेसिफिकली लिखेंगे, विशिष्ट रूप से, क्योंकि डायरेक्ट लिखना तो बहुत इजी है। आप डायरेक्ट शीर्ष लिख के लिख सकते हैं एंगल A, आप वो भी लिख सकते हैं, पर हम कैसे लिख रहे हैं इसको, एंगल A को लिखते हैं। स्टार्ट करें, BAD, तो पहला एंगल हुआ BAD, दूसरा एंगल, एंगल B, ABC, तीसरा एंगल BCD और चौथा एंगल CDA। अब जैसे बीच में हम शीर्ष लिखते हैं और यहाँ पे एंगल D के लिए मैंने लिखा CDA, आप CDA की जगह ADC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ADC लिखते वक्त भी बीच में D आएगा। चलिए अब आप ये सोचिएगा कि BCD, ABC और BAD को इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, और अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष लिखने की क्या विधि होती है। एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे मैं
यदि आप किस तरह से मैं लिख रही हूँ, अगर आप उस पे ही ध्यान देंगे तो ही आपको इसकी विधि समझ आ जाएगी। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने जब इन क्वाड्रिलेटरल को, इन चतुर्भुज को अंकित किया था, इनके शीर्षों को अंकित किया था, तब मैंने एक पैटर्न फॉलो किया। कैसे? P लिखा, उसके बाद Q लिखा, R और S, मतलब एक ही डायरेक्शन फॉलो की। अब देखिए कि क्या मैंने इस वाले चतुर्भुज के शीर्ष लिखते वक्त भी क्या वही रूल फॉलो किया है जो मैंने इसमें फॉलो किया था? LMNO, इसका नाम होगा चतुर्भुज। आगे चतुर्भुज भी लिखेंगे, चतुर्भुज LMNO। LMNO, और इस चतुर्भुज का क्या नाम होगा? PQRS। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज PQRS। इस तरह से हम एक चतुर्भुज के शीर्षों की मदद से उसका नाम लिख सकते हैं, और हम यह भी बता सकते हैं कि इसी चतुर्भुज के अभ्यंतर और बहिर्भाग में कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट इंटीरियर है और कौन सा एक्सटीरियर है। जैसे इस ABCD वाले चतुर्भुज में पूछती हूँ, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। साफ पता चलेगा क्योंकि हमने इसे बहुभुज और त्रिभुज में भी पढ़ा है। पॉइंट P इस चतुर्भुज के अंदर है, इसलिए पॉइंट P तो हुआ अभ्यंतर में, पॉइंट Q बहिर्भाग में, और यदि कोई पॉइंट, कोई बिंदु इस चतुर्भुज पर स्वयं ही अंकित हो, जैसे कि पॉइंट F ले लिया, तो फिर हम बोलेंगे कि पॉइंट F, बिंदु F इस चतुर्भुज पर स्वयं है। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े साइड से रिलेटेड, जैसे कि आसन्न भुजाएं पढ़ी है, उसी तरह आज मैं आपको एक और तरह की भुजा बताती हूँ। चलिए, मैं आपके सामने एक क्या बना रही हूँ, बताइए, आप खुद बताइए। चतुर्भुज, बिल्कुल सही। अब इसका नाम लिखते हैं, बताइए इसका नाम, ABCD। अब आसन्न भुजाएं आपको पता है, कोई भी ऐसी दो भुजाएं जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, ठीक है। कैसे? जैसे ये AB और BC, इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट कौन है? B। तो इसका मतलब AB और BC आसन्न भुजाएं हैं। अब बच्चों, क्या आप इसी डायग्राम में, इसी आकृति में और कोई युग्म देख सकते हैं जो आसन्न भुजाओं का हो, एडजेसेंट साइड्स का हो? देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब हमने आसन्न भुजाएं देखी। अब मैंने आपको बोला था ना, मैं एक और टाइप की साइड्स बताऊंगी, वो होती हैं जो एक दूसरे के सामने हो। चलो, आपको वर्ड पता है एक दूसरे के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये जो साइड है AB, भुजा है ना जो AB, इस AB साइड के जस्ट ऑपोजिट में, जस्ट सम्मुख कौन सी साइड है? CD। इसलिए AB और CD। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि क्या AB और CD ये दोनों आसन्न भुजाएं होंगी? आसन्न, एडजेसेंट।
जिनका उभयनिष्ठ अंत बिंदु कॉमन एंड पॉइंट हो। देखिए क्या ए बी और सी डी में कुछ कॉमन है? ए बी सी डी नो, तो इसलिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम्मुख है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी और बी सी को आसन्न भुजाएं कहेंगे और ए बी और सी डी को सम्मुख भुजाएं कहेंगे। अब जहाँ पर भुजाएं होती है वहीं हम बहुभुज के कोणों की भी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कोण हैं। यदि मैं ये लिखूं कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के लिए हमने क्या वर्ड लिखा था? सम्मुख। तो कोण में भी हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए और एंगल सी सम्मुख कोण है। और यदि मैं बी और डी की बात करूं तो क्या यह भी सम्मुख होंगे? आप सोच के लिखिए। और एंगल ए और एंगल बी, बताइए क्या एंगल ए और एंगल बी क्या ये सम्मुख होंगे? क्या ये ऑपोजिट होंगे? नहीं, ये दोनों ऑपोजिट नहीं होंगे बल्कि एडजेसेंट, आसन्न होंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आई कि मैंने इनको आसन्न क्यों बोला? हमने जब बहुभुज पढ़ा था तो हमने आसन्न शीर्ष पढ़े थे, जो क्या होते हैं? पास पास वाले। तो ए और बी आसन्न शीर्ष है और शीर्षों से ही हम किसी एंगल को लिखते हैं, इसलिए एंगल ए और एंगल बी आसन्न कोण है। तो यह बात हमने किसी चतुर्भुज की। अब है बच्चों क्वेश्चन टाइम। चलिए मैं आपके सामने 2 अलग अलग क्वेश्चंस लिखूंगी, उसको आपको आज होमवर्क में करना है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, यही एक डायग्राम सपोज करना है ABCD, ये एक डायग्राम है। अब आपको इसके दोनों विकर्णों को मिलाना है। विकर्ण मतलब ऑपोजिट जो शीर्ष होते हैं, ऑपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे विकर्ण बनता है, रिमेंबर, ठीक है? तो आपको इन दोनों के विकर्णों को मिलाना है और ये बताना है कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद होंगे, तो वो जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो इस आकृति के अभ्यंतर में होगा या बहिर्भाग में। दूसरी चीज, आपको इस चतुर्भुज के कोणों, भुजाओं और शीर्षों के नाम लिखने हैं और ये भी ज्ञात करना है कि यदि मैं इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दूं तो क्या कोई एंगल कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा? आप ये सोच के मुझे बताइएगा। तो आज हमने त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में जानकारी ली और इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। अब आप आज का होमवर्क कीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को वापस अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में।